मैं हूं एस कुमार। आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है मैथ सीरीज मुखर्जी नगर आपके द्वार। तो एसएससी जीडी जो 4 फरवरी से शुरुआत हो रही है एग्जाम की 2025 में, तो आपकी तैयारी अगर हो चुकी है तो आप हमारे साथ जो मैथ में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों को सोल्व कीजिए और इन प्रश्नों में आप कितना नंबर ला पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे भी ये सीरीज हमारी जारी रहेगी, आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और ये दूरी दिया गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि औसत गति बराबर क्या होता है। तो औसत गति बराबर होता है, औसत गति बराबर फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसमें से पहचान के आप वैल्यू को रखिए। औसत गति बराबर कुल दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारे पास दूरी। तो पहला दूरी कितना है 20 किलोमीटर, दूसरी दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, अगली दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और उसके आगे कितना है 24 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी हो गया, कुल समय चाहिए। तो समय निकालने के लिए दूरी में हम चाल से भाग देंगे। तो 20 किलोमीटर की दूरी जो है उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई चला है तो कितना उसको समय लगा होगा, तो 4 घंटे का समय लगा है। प्लस 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको कितना समय लगा होगा, 5 × 15 5 घंटा लगा है। फिर 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको कितना समय लगा होगा, 5 घंटे का समय लगा है। प्लस उसके बाद 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इन सबों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो होगा 20 20 40 40 20 60 यानी कि 69। और इन सबों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 4 10 और 10 हो जाएगा 20। अब भाग दे दीजिए इसको। जब हम इसको भाग देंगे 2 से, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास ये आएगा 3 दूना, या ऊपर भी 5 से गुना कर सकते हैं, नीचे भी, और सीधे डायरेक्ट 2 अंक के बाद आप दशमलव दे सकते हैं, या सीधे पहले आप 2 से भाग दीजिए। 3 दूना 6, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास 4 दूना 8, उसके बाद यहां आएगा दशमलव, उसके बाद में आएगा 5। तो एक अंक यहां का दशमलव और ये 10 से जब भाग देंगे तो इसके बाद यहां पे आ जाएगा दशमलव, यानी कि 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत गति होगी। और जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके कलर को हम लोग चेंज कर लें, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन रेशियो चैप्टर का ये बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि 5x - 2y अनुपात 3x - 2y बराबर 9:17 है तो 9x बटा 13y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व कर लेंगे इसको। 5x - 2y अनुपात या रेशियो का मतलब होता है भाग। आप यहां बटा लगा सकते हैं। x - 2y बराबर कितना है 9/17। ध्यान दीजिएगा, 17 × 5 = 85 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो 85 में से जब 9 घटाइएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 76 x प्राप्त हो जाएगा। इक्वल करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, 17 दूना 34 और 9 दूना 18। 34 और 18 में कितना का अंतर आ जाएगा, 16 का।
16y हो जाएगा, 16y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16, 4 से कट रहा है, और 19 चौका 76, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 4 और y का वैल्यू आ जाएगा 19। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब ध्यान दीजिएगा, अब पूछा गया है कि 9x बटा 13y का मान क्या होगा। तो रखेंगे 9 गुना 4 और कितना हो जाएगा 13 गुना 19, 9 चौका 36। नीचे हमको गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ऑप्शन में अगर 36 दिया होता तो नीचे हमको गुना करने की जरूरत होती, और नहीं तो कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको भी आप गुना करना है तो आप गुना करके लिख सकते हैं, जो आएगा कितना बटा में 247, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ज्यादा आप ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन, कम कैलकुलेशन करके जल्दी आंसर प्राप्त होगा और आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है जरा ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की, यानी कि 10% उसको हानि हो गया। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपया का लाभ हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो वस्तु खरीदा कितना में गया है, इसको ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको ज्ञात करने के लिए यानी कि हमारा सीपी हो जाएगा। तो सीपी हमारा हो जाएगा, कैसे करेंगे, 72,000। और ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पर 20% जब छूट दे दिया तो 80% बचा, और 80% जो हमारा क्या है, वो है हमारा विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होता है वो हमारा होता है एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, और भागा आप लिख सकते हैं इसको कितना, 100। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये सीपी हुआ ना, ये विक्रय मूल्य है। अब देखिएगा आगे क्या बोला है, उसके बाद उसमें 10% उसको क्या करना पड़ा है, हानि व्यय करना पड़ रहा है, यानी कि 90% बराबर जो वैल्यू आया है विक्रय मूल्य वो, तो 100% बराबर क्या, तो वो हो जाएगा हमारे पास 100, भाग कितना, 90। ऐसे बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो गया, और 9 से ये कितना बार में कट जाएगा, 9 8 72, यानी हमारे पास आ गया सीपी इसका कितना, 8 8 64, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 64,000 है। अब समझिएगा क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उस अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर उसे 440 रुपया का लाभ भी हो। ध्यान दीजिएगा, 440 रुपया का लाभ भी हो, यानी कि अब हम यहां लिख सकते हैं एसपी बराबर न्यू एसपी भी कह सकते हैं इसको, न्यू एसपी इसका कितना होना चाहिए, 64,000 प्लस 440 रुपया उसको और चाहिए, तभी तो उसको लाभ हो पाएगा, अर्थात 64,440 रुपया का एसपी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस वैल्यू में यानी अब एसपी में और जो अंकित मूल्य है उसमें कितना का अंतर आ गया, तो आप घटा लीजिए, 72,000 यानी कि जो वैल्यू आएगा वही हमारा छूट होगा, यानी हम यहां लिख देते हैं छूट बराबर 72,000 माइनस 64,440, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 से आएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा, यहां नहीं हो पाएगा कि हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहां बन रहा है 10 में से 4 गया तो आ जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद फिर अगला बन रहा है हमारे पास 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद ये बन गया 11 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 7, अगला बन गया 6, यानी कि 7,560 रुपये का क्या है, छूट हो रहा है। तो छूट प्रतिशत हमसे पूछा गया है, तो छूट प्रतिशत बराबर, ध्यान दीजिएगा, छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा छूट
छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। यानी कितना आ जाएगा 72,000 गुना कितना 100%, क्योंकि इसको परसेंटेज में हम बदल रहे हैं। 00 से 00 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा 72 एकम 72, तो बच गया 36 और नहीं कटेगा तो एक जीरो आएगा, उसके बाद दशमलव देंगे, उसके बाद में आधा है तो यहां हो जाएगा कितना 5, यानी 72 का आधा बच रहा है यहाँ पे 36, यानी हमारे पास आ जाएगा 10.5% इसका आंसर। जिस ऑप्शन में 10.5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद से भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसका व्यय खर्च 75,000 रुपया है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ है आय, उसके बाद में दिया हुआ है खर्च यानी कि वही हुआ व्यय, तो आय बराबर खर्च प्लस क्या होता है बचत, तो ये तीनों चीज आय में रहते हैं। तो आय है उसका कितना 95,000 रुपया, खर्च करता है 75,000 रुपया, बचाता कितना रुपया है 20,000 रुपया। इस प्रश्न को कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको रेशियो में भी आप बना सकते हैं। जो वैल्यू कटने वाला उसको काट लीजिए, देखिए ये वैल्यू कट गया, उसके बाद फिर 5 से कम है तो ये आ जाएगा आपका 19, फिर ये कितना आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 से 4। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया यहां किया है उसको बराबर करके आप कर सकते हैं, अर्थात 19 गुना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि बताई गई है 18, तो यहां लिख दीजिए 18, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कीजिए इसको। और हो जाएगा खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 12% की, ये रहा हमारा 12। अब प्लस लिखेंगे 4 गुना पता नहीं कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ध्यान दीजिएगा, कट रहा है तो काटिए, पहले 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 6 हो जाएगा और ये हमारे पास कट के 9 हो जाएगा। 19 नवा होता है 171 बराबर, ये घट जाएगा इधर आके 15 छक 90 बराबर आ जाएगा 2y। जब इसमें से हम लोग हटाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 81 और इधर गुना में जो है इधर आके भाग हो गया, अर्थात कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 40.5% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है 1 दशमलव स्थान तक सही, यानी 1 दशमलव के 1 स्थान तक आपको जाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑप्शन पर भी ध्यान दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसको भरवली भी बना सकते हैं कि 3.5 लाख में आप किसी वस्तु को खरीदे और 4,35,000 में बेच दिए तो आपको कितना का लाभ हुआ 50,000 उधर और 35,000 इधर, 85,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत बराबर 85,000, और लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल पर होता है जब तक आपसे कहा नहीं जाए किसी और पे, विक्रयमूल वगैरह पे नहीं कहा जाए तो हमेशा 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 लाभ और हानि क्रयमूल पर ही होता है, अर्थात 3,50,000 गुना कितना हो जाएगा 100%। 000 से 000 कैंसिल, 10 से 10 यहां पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में 17 पच्चे 85 और ये कट जाएगा 7 पच्चे 35, यानी हमारे पास आ रहा है 170 और भाग कितना 7, भाग देकर देखते हैं 7 दूना 14,
तो बच कितना गया हमारे पास 3 0 30, यानी कि 7 चौका 28। अब ध्यान दीजिएगा, किसी ऑप्शन में हमको दिया ही नहीं है 24, मतलब 24 के अलावा यानी 2 ऑप्शन में 24 दिया रहता तो हमको ज्यादा सोचना होता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, बात खत्म हो गया। आप इसको लिख सकते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं कि आगे हमको भाग देकर और अपना समय व्यर्थ गंवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ज्यादा नजदीकी मामला है, तब उसमें हमको ऐसे करने की जरूरत है, अर्थात आंसर दिए आगे बढ़ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, यह मेंसुरेशन का प्रश्न है। मेंसुरेशन का प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 cm है और ऊंचाई 2 cm है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। और पाई बराबर कितना लेना है हम लोगों को, 22/7 का प्रयोग कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक बेलन बनाइए। ये रहा हम लोगों के पास बेलन। इसका जो व्यास है, वो व्यास कितना दिया हुआ है 14, व्यास 14 दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि r बराबर हमको कितना प्राप्त होगा 7। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस संपूर्ण का भी बात किया गया है, वक्र और फिर से संपूर्ण। तो फिर से संपूर्ण मतलब आता है वक्र, और उसके बाद में ये दोनों जो इसका ये सतह है जो वृत्त बनता है, सर्कल बनता है, और ये दोनों, तो 2 बार सर्कल बन रहा है 2 पाई r²। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर हमारे सामने होगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, दोनों में से 2 पाई r कॉमन हम ले सकते हैं। तो जैसे ही 2 पाई r हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा h प्लस h और यहाँ बच जाएगा r। और इसकी ऊंचाई को दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये रहा इसका ऊंचाई जो कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 cm। 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। अब रखिए वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 7, तो डायरेक्ट ही हम रख दे रहे हैं, वैल्यू हो जाएगा 11। इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बच गया हमारे पास 44 गुना 11, और 44 गुना 11 को जब गुना कीजिएगा तो ये 4 का 4, 4 दूना 8 और 4 का 4, यानी कि 484 cm² हमारा आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप खुद से एक बार जरूर बनाइए। कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा ही। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 साल पहले किसी शहर में भालुओं की संख्या x थी, तो 2 साल बढ़ा है तो 1 साल में बढ़ा 103/100, 1 साल में बढ़ गया, यानी 100% पहले से अब 3% बढ़ा। फिर जो आया वैल्यू वो 100% का काम करेगा, उस पर भी फिर बढ़ेगा, यानी 103 और भाग बनेगा 100, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 21,218। ध्यान दीजिएगा, इससे यह कट जाएगा 206 बार में, और फिर इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारा कट जाएगा 2 गुना है, 2 बार में कट गया, अर्थात x बराबर 2 पहले से और जो ये भाग में है हमारा वैल्यू ये जाके गुना हो जाएगा, अर्थात 4 जीरो इस पे आ जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 20,000। यानी उस शहर में 2 साल पहले भालुओं की संख्या 20,000 थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और
एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पेंसिल खरीदा है, लिख देते हैं यहां पर पेंसिल। पेंसिल तो ध्यान दीजिएगा 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदा गया है। तो एक पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ध्यान दीजिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कटेगा दोनों में 2 कॉमन, तो 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4.5। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब पेन के बारे में कहा है, तो पेन का कीमत देख लीजिए। फिर बोलता है कि 180 रुपया में ही 2 दर्जन पेन खरीदा गया है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 24। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसको 10 को छोड़िए तो ये कटेगा तो हमारे पास 3 बन जाएगा, और ये कटेगा तो हमारे पास 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये बन गया 30 का मतलब ये 2 से फिर काटिएगा तो आ जाएगा 2, और ये कटेगा तो यहां पर आएगा 15। इसका मतलब हो गया कि यहां पर आ रहा है 7.5, यानी कि एक पेन की कीमत 7.5 रुपया है और एक पेंसिल की कीमत 4.5 रुपया है। तो दोनों में कितना का अंतर है? दोनों में 3 रुपया का अंतर है। ये तो मौखिक भी हम लोग कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए अपने व्यय का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धा आश्रम पर कुल 28,500 रुपया खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। 45% भोजन पर और 5% आश्रम पर, तो उसने टोटल कितना खर्च किया? 50%। और ये दोनों के बारे में बताया गया है। जो 50% है हम लोगों का, वो टोटल कितने के बराबर है? 50% बराबर 28,500। तो कह रहा है कि एक की कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय मतलब 100%, 100% मतलब ये 50% दिया हुआ तो इसको सीधा दुगुना कर देंगे। 28 में 56 एक 57,000। जिस ऑप्शन में 57,000 है वो हमारा आंसर हो गया। चलिए, कुल आय मतलब 100%, यानी ये कितना हो जाएगा? 57,000, और जिस ऑप्शन में 57,000 है वो हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें। वो भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या दिया है? लगभग में, जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये रहा हमारा 12 दिन। ऊपर हमेशा हम टाइम लिखते हैं। उसके बाद में बी के बारे में बात करते हैं। बी 8 दिनों में कर सकता है, और सी के बारे में दिया गया है, सी 10 दिनों में इसे कंप्लीट कर सकता है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप उसकी इफिशियंसी को ज्ञात कीजिए। तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम आएगा 120। देखिए, यह आप जब सीख लीजिएगा तो ये कैलकुलेशन डायरेक्ट ही आपके माइंड में चलने लगेगा। ये हो जाएगा यहां पर 10, यहां होगा 15, और यहां बनेगा 12। 120, 120, 120। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसके स्ट्रक्चर को समझिएगा जरा ध्यान से। कह रहा है कि एक दिन ए काम करेगा, उसके अगले दिन ए तो काम करेगा ही, इसकी मदद करने के लिए बी और सी आएंगे। फिर ए अकेला काम करेगा, उसकी मदद करने के लिए बी और सी आएंगे, और ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, और ये काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
तो एक की इफिशियंसी है, क्षमता है एक दिन में 10 काम करने का, तो ये अकेला एक दिन काम करेगा तो 10 काम करेगा। लेकिन जिस दिन तीनों मिल जाएंगे तो ये तीनों की क्षमता ऐड हो जाएगी, तो कितना हो रहा है 37, तो ये हो जाएगा हमारे पास 37। अर्थात एक दिन में इतना काम और फिर अगले एक दिन में इतना, अर्थात 2 दिनों में 2 डेज, 2 दिनों में 47 काम हो पाया। हमारे पास टोटल काम कितना है, तो टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को ही वर्क कहते हैं, टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को ही वर्क कहते हैं। अर्थात वर्क हमारे पास कितना है, ये दोनों में से कहीं से या कहीं से आप गुना करके देखिएगा तो आ जाएगा आपको 120। यानी हमको ना एक काम ज्यादा और ना एक काम कम कराना है, हमको 120 काम को कंप्लीट कराना है। तो ध्यान दीजिएगा, या तो आप दोनों साइड में 2 से गुना करके उसके नजदीक चले जाइए, या इस क्वेश्चन को आप 2 दिन और मतलब लिख के आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि 2 दिन अगर और ऐसे चला तो 47 काम ही और हो जाएगा। अर्थात 4 दिन में हमारे पास 94 काम हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहां पर। लेकिन लिखने, अगर जब आप समझ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक काम किया, फिर इसकी बारी आई, फिर यहां काम समाप्त हुआ, फिर इसकी बारी आई। आप समझिए कि अगर यहां पर काम समाप्त हुआ तो फिर इसी की न बारी आएगी। अर्थात ए एक दिन और काम करता है तो 10 काम और हो जाएगा, और 10 काम और हो जाएगा, अर्थात 104 काम हम लोगों का हो गया। 104 काम हो गया, तो अब हमारे पास काम कितना बच रहा है, अभी 16 काम बच रहा है। कितना काम बच गया, 16, और टोटल दिन कितना लग गया, 5 दिन। अगर इतना ही प्रश्न बनाकर हम ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, क्योंकि आगे अब कुछ नहीं कह रहा है। मतलब किसी ऑप्शन में 5 से शुरुआत नहीं है, 5 दिन और समथिंग हमारे पास आएगा। तो 16 काम जो अब बच रहा है, उस 16 काम को ये 37 क्षमता से करेंगे, तो आप भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0.334 समथिंग करके ऐसा आएगा। तो आएगा तो बस हो गया हमारा काम, उस वैल्यू को इसमें जोड़ दीजिए। 5 दिन प्लस 0.3 या 4 लगभग में बोला भी है, आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं 4, यानी कि 5.4 दिन, और जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी समस्या तो आपको आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 5 महिलाएं एक काम 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकती है, 8 दिनों में कर सकती है। और फिर बोला गया है कि 8 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब समझिएगा, पहले इन दोनों को जब इक्वल करते हैं तो इसका सहारा लेकर हम इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। इससे ये कैंसिल हुआ, उसके बाद में इससे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। अर्थात W का मान हमारे पास आएगा 2 और C का मान आ जाएगा 1। ये क्या है, ये इसकी इफिशियंसी है, क्षमता है। अब आगे क्या बोला है, बोला है क्वेश्चन में कि 2 महिलाएं और प्लस 4 बच्चे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को यानी इस इक्वेशन को इसमें से किसी एक इक्वेशन के साथ हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो रखिए किसी एक के साथ, जिसके साथ इच्छा हो आप रख सकते हैं। जैसे यहां रखिए 5W गुना 8 बराबर 12W प्लस 4C गुना पता नहीं कितना दिन। अब इसकी क्षमता को रखिए 5 गुना 2 और गुना 8 बराबर 2 गुना 2 प्लस 4 गुना 1 पता नहीं कितना दिन। ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 4, यानी कि 2 दूना 4 और 4 8, तो ये 8 से ये 8 हमारा कैंसिल हो गया। अर्थात y बराबर कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन। 10 दिन अर्थात
जिस ऑप्शन में 10 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि रूट में 6 और रूट में 8 और रूट में 21 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, यानी चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए होता है रूट में 6 अनुपात लिखेंगे रूट में 8, उसके बाद लिखेंगे हम लोग समानुपात, उसके बाद में लिखेंगे रूट में 21, यहां तक आए तो तीसरा अनुपात और ये रहा चौथा अनुपात। पता नहीं चौथा अनुपात कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। ये भय होता है बाहर की राशि का गुणनफल बराबर अंदर की राशि का गुणनफल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रूट में 6 गुना y बराबर रूट में 8 गुना रूट में 21। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक आपका ठीक है तो एक ही बार में ये कट जाएगा, यानी कि यह रूट 6 जो है ये कटेगा तो यहां पर आएगा रूट में 4 और इसमें कहां पर रूट 3 निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा रूट में 7, यानी y बराबर हमारे पास आ गया रूट में 4 गुने रूट में 7, अर्थात y बराबर इसका वैल्यू जब आप निकालिएगा तो कितना आएगा 2 रूट 7, और जिस ऑप्शन में ये वैल्यू दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आप यही सोच रहे हो कि कैसे काट दिए ना, देखिए ध्यान से, कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। ये रूट 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, रूट में 2 गुना रूट में 3 लिखेंगे, तो इसको कितना लिख सकते हैं रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 2 गुना रूट में 2 गुना रूट में 2। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल की तभी भी तो रूट 3 बच गया, और इस 21 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये दिखना भी चाहिए रूट 3 गुने रूट में 7, तो एक रूट 3 से इसको कैंसिल कर दिए तो देखिए यहां पर बचा 4 और यहां पे बच गया हमारे पास 7, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत अच्छी बात है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी अगर गाड़ी है जो अपने सामान्य चाल से चल रही है तो उसको 5 घंटे का समय लग रहा है, और उस चाल को अगर आधा कर देंगे तो निश्चित तौर पर है कि वो समय दुगुना हो जाएगा, यानी 10 घंटे का समय लगेगा। तो अब उसको कितना समय लगेगा, 5 घंटे का समय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ध्यान दीजिएगा, कार की चाल या गति, कार की गति, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। कट जाएगा 4 पचे 20 और कितना हो जाएगा 8 पचे 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो उसी दूरी को, अब समय बराबर उसी दूरी को 240 को ही किस चाल से चलना है, इसके आधे चाल से चलना है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ध्यान दीजिए तो कितना टाइम लग गया, इसको 10 घंटे का समय लग गया। और 10 घंटे का समय लग गया तो पहले 5 घंटे का समय लग रहा था, कितना ज्यादा लगा 5 घंटा, अर्थात 5 घंटा ज्यादा समय इसको लग गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको पॉज करके जरूर बनाइए। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है MP गुना 100 माइनस डिस्काउंट। फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, ये होता है SP बराबर SP, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस भी होता है, इसमें आप यहां लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो MP इसका दिया हुआ है 2400 रुपया अंकित मूल्य है, आप यहां रखिए
2400 रुपया अंकित मूल्य हुआ। अब 40% छूट दे दिया तो बचा कितना परसेंट, 60%, बराबर सीपी पता नहीं और 100 में प्रॉफिट कितना होता है, उसे प्रॉफिट होता है 20% का, तो ये हो जाएगा हमारा 120। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आपके सामने सीपी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कितना बार में ये कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार में, और इससे ये कितना बार में कट जाएगा, आधा, यानी कि 1200, यानी सीपी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1200, और जिस ऑप्शन में 1200 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब दूरी निश्चित हो, जब दोनों पॉइंट का दूरी निश्चित हो, तो किसी भी चाल से जा रहा है और किसी भी चाल से आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा हो जाता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी भी कह सकते हैं, या एक रेडीमेड, जब दोनों इस कुल दूरी बटा कुल समय, या ये रेडीमेड फॉर्मूला हो जाएगा 2xy x प्लस y, जहां पर ये x और y जो है ना चाल है, चाल यानी कि उसकी गति है, तो 2 गुना किस चाल से जाता है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस किस चाल से आता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यानी कि यहां पर ये दोनों वैल्यू को जोड़ना है, लिख देते हैं, उसके बाद आप इसे जोड़िए, जोड़ेंगे तो 2 गुना 64 गुना 16 और भाग बनता है 80। ध्यान दीजिएगा, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80। आप ऐसा कीजिए, या कई तरीके हैं, ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर लीजिए। ये बन गया 2 दूना 4, तो 4 चौका 16 का 6, और 24 और कितना हो गया 25, और देखिए यहां 10 जो बन गया ना, तुमको दशमलव देने में यहाँ पे मतलब आसान हो गया, दशमलव देना हमारे लिए आसान हो गया, अर्थात 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, यह एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रश्न दिख रहा है। कह रहा है कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजती है। अब ध्यान दीजिएगा, घंटिया, बतिया, पहिया इत्यादि वाले प्रश्न में हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि आगे बढ़कर मिलने की प्रक्रिया एलसीएम में होती है। यह बात हम कई बार नोट करा भी चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 घंटिया है जो किस किस समय पर, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड और है 18 सेकेंड, उसके बाद है 24 सेकेंड, उसके बाद है 36 सेकेंड और उसके बाद है 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा हमको एलसीएम। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी वाली को तोड़ दीजिए, तो सबसे बड़ा को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 बनेगा 45। अब 36 इसमें समाहित करना है, तो 9 पहले से है, 9 चौका 36, 24 समाहित करने के लिए सिर्फ एक और 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। देखिए अब आ गया 4 3 12 भी शामिल हो गया, 18 20, यानी यही इसका एलसीएम है, इसका एलसीएम हो गया। अब ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 9 3 3 9 और 9 चौका 36, यानी कि 360 सेकेंड आया। गौर कीजिएगा, सब सेकेंड में, तो इस सेकेंड में आया। अब इसको मिनट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देंगे तो कट जाएगा कितना बार में, ये आ जाएगा हमारे पास 36। कितना आ जाएगा, 6 के 36, यानी 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 6 मिनट। क्या आ गया, 6 मिनट। तो पहले वो घंटिया सुबह 9 बजे बजी हुई है, ध्यान दीजिएगा 9 AM में बजी हुई है। इसमें 6 मिनट हमको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही 6 मिनट ऐड करेंगे तो ये घंटिया कितने बजे बजेगी, 9:06 सुबह में ये घंटिया हमारी बजेगी एक साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर
हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि 80,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में यानी कि वर्षों में 1,17,128 रुपया हो जाएगी। अब समझिएगा इस प्रश्न को आप लोग कैसे बनाते हैं और हम कैसे बनाते हैं। हमसे समय पूछा गया है, ब्याज कितना आ रहा है हमारा CI, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा CI जो है वो आ रहा है 20,000 इधर से 17,000 इधर से बढ़ गया, यानी कि 37,128 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है। रुपया वाले ब्याज को प्रतिशत वाले ब्याज में यानी प्रतिशत में बदलने के लिए मूलधन के 1% से हम लोग भाग देते हैं। तो उसका 1%, 80,000 का 1% होगा 800। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 8 चौका 32 बन गया हमारे पास 51, 8 छक 48 तो बन गया हमारे पास यहां पर 3 2, 8 चौका 32 और 8 एकम 8 और 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में बताया भी गया है कि 10% रेट हमको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। इस 10% को ये जो फार्मूला होता है A+B इंटू A इंटू B बटा 100, ये कितना बार यानी कि 10 + 10 प्लस यानी कितना बार रख के यूज करेंगे कि यहां पर ये परिणाम 40 तक पहुंच के 46.41% हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमको कितना बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया जितना बार हम कर रहे हैं ना वही हमारा वर्ष है, यानी कि यहां पर कितना वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 4 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये कॉन्सेप्ट की समझ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि 9 cm त्रिज्या और 15 cm ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 cm ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो इन दोनों कंडीशन में उसके आयतन जो होते हैं वो समान होते हैं, अगर वो 3 डायमेंशनल है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 9 cm त्रिज्या और 15 cm ऊंचाई वाले एक शंकु है। तो एक शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। और एक बेलन का कितना आयतन होता है, वो होता है πr² h। अब समझते हैं यहां पर हम लोग 1/3 हो जाएगा गुने पाई रहने दीजिए गुना इसके वैल्यू को दिया हुआ है 9 cm, तो 9 गुना 9। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 15, फिर यहां पाई का पाई रहने दीजिए। यहां पर व्यास पूछा गया, तो व्यास किससे बनता है, त्रिज्या से बनता है, तो हो जाएगा r²। और इसकी ऊंचाई दी गई है, यहां पर दी गई है यहां पर 45, तो हम यहां रख देंगे 45। अब ध्यान दीजिएगा 3 से कटेगा तो ये बनेगा हमारे पास 3, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, और देखिए 15 या 45 और इधर भी है 45 कैंसिल हुआ, यानी हमारे पास आ गया r² बराबर 9। तो r का मान कितना आएगा 3 cm। और हमसे पूछा किया गया है d यानी कि व्यास, 2r बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 3 अर्थात 6 cm। जिस ऑप्शन में 6 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि मोहन एक टेबल को 2,832 रुपये पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 18% लाभ पर बेच रहा है। तो सॉरी, मोहन एक टेबल को 2,832 रुपया पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ यानी उसमें वो समाहित है, यानी कि 118
118% बराबर 2800 कितना है 32, 2832 रुपया। तो हमको निकालना है कि 1% बराबर क्या हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 2 बार में कट गया, भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो 18 दूना 36, 2 8 3 2, भाग दीजिए तो 118 से, तो हो जाएगा 2 बार में कटेगा 236। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 7 आ गया। उसके बाद में यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ 2। ध्यान दीजिएगा 18 चौका 72 यानी 4 आ रहा है, यानी 1% बराबर 24। तो जो हमारा क्रैमूल होता है ना वो हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2400, और जिस ऑप्शन में 2400 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहां पर हमने भाग दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझ होना चाहिए, बस बन जाएगा। कह रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या हमेशा वो विषम संख्या ही होता है, यह भी एक जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा 40 के बाद हमें क्या मिलेगा 41, उसके बाद 42 कट जाएगा, फिर क्या आएगा 43, 44 कट जाएगा, 45 कट जाएगा, 46 कट जाएगा, 47 नहीं कटेगा, 48 और 49 कट जाएगा। अर्थात ये कितनी संख्याएं हैं 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर जो हमारा है क्या हो जाएगा 3, अर्थात जिस ऑप्शन में 3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, हम आपके सलाह और सुझाव का इंतजार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।